1 करोड़ लोग 1000 ईरानी मिसाइल इजराइल को मिटा देंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गया हूँ न्यू वीडियो लेकर। मेरा नाम है राजा चौधरी। और 1 करोड़ लोग और 1000 ईरानी मिसाइल इजराइल को मिटा देगी, यह बयान दिया गया है ईरान के एक प्रोफेसर द्वारा, जिनका कहना है कि ईरान अब किसी से डरता नहीं। अब बाकी मेरी पिछली वीडियोस में आपको पता तो चल ही गया होगा, और भी बाकी न्यूज़ से, कि 3 दिन पहले 2 दिन से इजराइल और ईरान के बीच जो वॉर चल रही है वो अब और बड़ा रूप लेने वाली है। या वॉर में सीज़ फायर होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच भी अभी जो छोटा सा एक वॉर हुआ था कि भारत ने पर पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, फिर पाकिस्तान ने भारत की मिलिट्री पर हमला किया, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद सीज़ फायर हुआ, और कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया कि मोदी सरेंडर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी सरेंडर हो गए, सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने काफ़ी बयानों में ऐसा कहा, लेकिन भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर अपने काफ़ी बयानों में बोल चुके हैं कि भारत क्या करेगा यह कोई और कंट्री डिसाइड नहीं करेगी। तो जब आप ऐसी बातें करते हो कि भारत क्या करेगा, क्या डिसीजन लेगा, कोई और कंट्री डिसाइड नहीं करेगी, तो फिर आपने कैसे डिसाइड कर लिया? आपने किसी और के डिसीजन को कैसे मान लिया? वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं सीज़ फायर करो, नहीं तो व्यापार नहीं करेंगे, और आप मान गए बात। तो ये दो तरफा बातें हो गई ना, ये दोनों चीज़ें एक साथ तो हो नहीं सकती। वही कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जल्द ही सीज़ फायर होगा। आसमान में मिसाइलों की रोशनी, शहरों से उठता काला धुआं, सायरन की गूंज से लथपथ लोग और सड़कों पर दौड़ती हुई एम्बुलेंस। शुक्रवार सुबह इजरायली हमले के बाद ईरान का हाल था, और शनिवार देर रात यही सब इजराइल में भी देखने को मिला। ईरान ने हमले के जवाब में इजराइल पर 150 से ज़्यादा मिसाइलें दागी। इनमें 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन शुरू किया। अभी ईरान ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है। इजराइल पर हमले के लिए उसकी बसीज आर्मी भी तैयार है। आपको क्या लगता है गाइस, इतना सब कुछ होने के बाद क्या ईरान को पीछे हटना चाहिए? क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी संप्रभुता, आपके ऊपर हमला है, आपके लोगों के ऊपर हमला है। 1 करोड़ आम लोगों से बनी ये आर्मी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने तैयार की थी, और उन्हीं के आदेश पर काम करती है। जंग के पहले 24 घंटे में ईरान की 138 और इजराइल में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। 1980 से 1988 मतलब 1980 टू 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध के बाद ईरान का सबसे बड़ा हमला है। इस बीच ईरान के मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी फ़ौज ने इजराइल के 3 F-35 जेट गिराए। 2 पायलट उसकी कस्टडी में हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से कोई ऑफिशियली ये न्यूज़ नहीं आई है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल के विरोध में बैनर पोस्टर लगे हैं। इस पोस्टर पर लिखा है कि रात में हम उन पर टूट पड़े तेज़ रफ्तार बाज की तरह जो दिन और रात नहीं दे। मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो आपको देखने को मिलती है कि लोग अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो सरकारें होती हैं वो, आप एक्चुअल में देखो तो इजराइल से ईरान हार रहा है, ज़्यादा नुकसान ईरान को हो रहा है, लेकिन सरकार ये नहीं दिखाएगी। सरकार ये दिखाएगी कि हमने हमला किया, हम झुकेंगे नहीं। ईरानी प्रोफेसर बोले अब तक जो हुआ हमले हुए वो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ईरान के पास कुछ तो ऐसा है जिससे इजराइल डरा हुआ है, या वही रीज़न है जिसकी वजह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया। आखिर क्या है ईरान के पास ऐसा? इजरायली हमले के बाद ईरान में क्या माहौल है, और लोग इस जंग को कैसे देख रहे हैं, इस पर ईरान के प्रोफेसर जमीर अब्बास का एक इंटरव्यू सामने आया। वे मुंबई से हैं, लेकिन 15 साल से कोम शहर में रह रहे हैं। जमीर ईरान की जानी मानी शख्सियत है। वे कहते हैं अब तक हुए हमले कुछ भी नहीं है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का इतना ज़खीरा कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उन्हें रोक नहीं पाएगा।
ईरान के पास 1000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इसराइल को ख़त्म करने के लिए इतनी मिसाइलें काफ़ी। मिलिट्री के अलावा ईरान के पास 1 करोड़ लोगों की बसीज आर्मी है। ये वॉलंटियर है जो ईरान की आर्मी से कभी भी जुड़ सकती है। आजकल आर्मी से आजकल देखें तो आप मैन पावर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में सैनिक होने से कुछ नहीं होता गाइस। टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके पास ज़्यादा लोग होंगे तो सामने वाले के पास ज़्यादा गोलियां होंगी, उसमें क्या, लेकिन टेक्नोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अब समय बदल गया है। फोटोज़ में आप देख सकते हैं कैसे इजराइल में तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं। ईरान के लोग इजरायली हमले के बारे में क्या सोच रहे हैं, देखो तो क्या सोच है लोगों की। तो इजराइल ने 13 जून की सुबह पहला हमला किया था। इसमें मिलिट्री कमांडर के अलावा 100 से ज़्यादा आम लोग मारे गए थे। इजराइल ने मिलिट्री बेस पर नहीं बल्कि कमांडर्स के घरों पर सीधे हमला किया था। सेना से जुड़े लोगों के साथ उनकी पत्नी, बच्चे, घरवाले भी सब मारे गए। ईरान के लोगों को पता चल गया कि इजराइल के पास कोई नैतिकता नहीं है। इजरायली फोर्स सिर्फ जुल्म और कत्लेआम करना ही जानती है। और एक तरीके का पर्सपेक्टिव ये होता है गाइस कि हम जो न्यूज़ देखते हैं उसमें एक अलग तरीके से तब बताने, न्यूज़ दिखाने का तरीका अलग होता है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ पूरी दुनिया आवाज़ उठाने लगी, लेकिन इजराइल दूसरों को ताकत से दबाना चाहता है। ये कहना है ईरान के प्रोफेसर ज़मीर अब्बास जाफरी का। ईरान के पास ऐसा क्या है कि वो ताकतवर इजराइल को चुनौती दे सकता है। तो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनका अब तक तो कुछ खास यूज़ दिखा नहीं है। 100 मिसाइलें मारी, उसमें से सिर्फ 6 मिसाइलें ही लगी, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि ताकतवर है, जिन्हें इजराइल के आयरन डोम से इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। अगर इजराइल याबट की मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, अगर इजराइल यमन की मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर सकता तो वो ईरान की मिसाइल तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे। बीती रात इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। इजराइल ने 2 महीने पहले हमला किया था, तब ईरान ने खुद को रोकते हुए जंग नहीं छेड़ी। इस बार इजराइल ने रात के अंधेरे में आम लोगों पर हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा भी है कि वो ज़माना ख़त्म हो गया जब तुम हमें मारकर भाग जाओगे और हम शांत बैठ जाएं। अब मारोगे तो मार खाने के लिए भी तैयार रहो, जो कि बिल्कुल सही बात है गाइस। आप क्या फ़र्क नहीं पड़ता आप किस सिचुएशन में हो, आपको अपनी संप्रभुता के लिए लड़ना ही पड़ेगा। कब तक मार खाते रहोगे आप? आज नहीं तो कल आपको विरोध करना ही पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। हमले के बाद ईरान में कैसा माहौल है, क्या लोग डरे हुए हैं? तो देखे तो सबसे पहली चीज़ तो आम लोगों को तो डरना ही नहीं चाहिए। आपके कंट्री के सोल्जर्स लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और आप डर रहे हो, डर तो होना ही नहीं चाहिए। मैं अभी ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 150 किलोमीटर कोम शहर है। वहाँ के लोगों का हाल देखें तो कुछ देर पहले ही नमाज़ पढ़कर लोग बाहर निकले। अगर किसी देश पर हमला हो जाए तो लोग घर में दुबक कर बैठ जाते हैं। ईरान में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और इंतकाम इजराइल के लिए नारे लगाने लगे, जो कि बिल्कुल सही चीज़ है। उनका साफ कहना है कि अगर इजराइल मारेगा तो हम मार खाने के लिए भी तैयार। अगर इजराइल मारेगा, लोगों का कहना है इजराइल मारेगा तो मार खाने के लिए भी तैयार रहें। ईरान इस बार मारेगा, ये बात इजराइल समझ ले। हमारे सुप्रीम लीडर ने भी ये बात बार बार दोहराई है। और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल ने घनी आबादी वाले शहरों रमत गान और रिशोन लेजियम को निशाना बनाया। फोटो रिशोन लेजियम की आप सामने देख सकते हो कि घर का कितना नुकसान हुआ है। सोचो गाइस, जैसे आपका घर टूटा वैसे ही आपने भी किसी का घर तोड़ा है। अब देखें तो कहा जा रहा है कि ईरान ने
इसराइल के टॉप कमांडर्स, इसराइल ने ईरान के टॉप कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। ये बात कितनी सही है? तो अफसोस की बात है, लेकिन ये सही है कि एक देश के देश की जो आंखें होती हैं, मिलिट्री कमांडर और साइंटिस्ट, उनको इसराइल ने सच में मौत के घाट उतार दिया है। ईरान में मिलिट्री कमांडर को शहीद करना इसराइल के लिए इतना आसान क्यों रहा? क्योंकि ईरान में मिलिट्री के लोग अपने घरों में परिवारों के साथ रहते हैं। वे आर्मी बेस पर नहीं रहते, बल्कि ईरानी लोगों के बीच ही रहते हैं। फ़ौज ये संदेश देना चाहती है कि जंग के दौरान हम बंकर में जाकर नहीं छिपेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे। इसराइल के जिस हमले में अहम लोग मारे गए, वे सभी सिविल एरिया में हुए। मिलिट्री पोस्ट पर किसी कमांडर की मौत नहीं हुई, क्योंकि अब देखा जाए तो एक गलत चीज़ भी है, लेकिन वॉर में सब कुछ जायज़ है। ईरान के लोग इस युद्ध को देखते हैं, इसराइल को दुश्मन समझने की नज़र से देखते हैं कि इसराइल ने हम पर हमला किया, हमारी संप्रभुता पर, हमारी कंट्री पर हमला किया। देखा जाए तो पलटवार में ईरान ने 100 मिसाइलें दागी, जिसमें से सिर्फ 6-7 मिसाइल ही लगी। तो ये एक बड़ी नाकामी है ईरान की, जो ईरान को देखनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी नाकामियों को दूर करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ईरान की बात करें तो ईरान की बसीज़ आर्मी की बात करते हैं। ईरान आखिर कितना पावरफुल है। तो ईरान की बसीज़ आर्मी है और ये 1979 में एक क्रांति के रूप में बनी थी, जैसे कि भारत में क्रांति हुई थी। बसीज़ आर्मी को 1981 में रिवॉल्यूशनरी गार्ड में शामिल कर लिया गया। सॉरी गाइस। बसीज़ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी से सीधे आदेश लेती है। इस आर्मी में ज़्यादातर नौजवान शामिल हैं जो धार्मिक और राजनीतिक तबके से आते हैं। ईरान के लगभग हर शहर और कस्बे में इनकी मौजूदगी है। बसीज़ आर्मी का काम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना, मोरल पुलिसिंग और सरकार के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट को दबाना। एक तरफ से तानाशाही आप बोल सकते हो। ईरान के पास हथियार, तकनीक, संगठन, ताकत सब कुछ है। पहले के मुकाबले ईरान 1000 गुना मजबूत हो गया है। उस वक्त पूरी दुनिया ईरान को नहीं हरा सकी, तो आज क्या हरा पाएगी? इजराइल भी जानता है कि ईरान का हमला बड़ा सख्त होगा और लंबा होगा। इजराइल कहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व पर खतरा है। आपको लगता है कि यही हमले की असली वजह है? तो ऐसा है तो नहीं, ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा है तो नहीं। है या नहीं ये जानना थोड़ा मुश्किल है। ईरान और इजराइल के बीच फ़िलिस्तीन को लेकर नैतिकता की जंग है। इजराइल के हमले के पीछे फ़िलिस्तीन ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे कि इजराइल कई बार आरोप लगाता रहा है कि हमास जो हमले इजराइल पर करता है, उसमें ईरान सपोर्ट करता है हमास को फाइनेंशियली और भी बहुत सी चीज़ों को लेकर। ईरान ने हमेशा फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है और इसलिए इजराइल ईरान को तबाह करना चाहता है। न्यूक्लियर वेपन का मुद्दा बनाकर इजराइल बहाना ढूंढ रहा है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस तरह से इंग्लैंड इंग्लिश लोगों के लिए है, फ्रांस फ्रेंच लोगों के लिए है, वैसे ही फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों के लिए। ईरान महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के मूल्यों पर टिका रहा। आज ईरान जो कुर्बानी दे रहा है और नैतिकता के लिए है, फ़िलिस्तीन में इजराइल बच्चों को मारे जा रहा है, जो कि बिल्कुल रियलिटी है गाइस। आप देखो तो फ़िलिस्तीन में 20 लाख लोगों के ऊपर 20 लाख लोगों के पास खाने को नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं। माँ अपने बच्चे को मरे हुए बच्चों को गोद में उठाकर रो रही। मतलब ये सब आप किसी और का घर उजाड़ रहे हो। ईरान ही है जो इजराइल को ऐसा करने से रोकना चाहता है। फ़िलिस्तीन में सुन्नी मुस्लिम है, लेकिन शिया मुल्क होने के बावजूद ईरान नैतिकता के पैमाने पर फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा है। भारत और ईरान के रिश्ते को ईरान के आम लोग किस तरह से देखते हैं? तो ईरान हमेशा से भारत का दोस्त ही रहा है, व्यापार को लेकर या जो स्टेटमेंट वगैरह है उनको लेकर भी। ईरान की विदेश नीति भारत की सोच से मेल खाती है। दोनों देशों ने आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी।
एक संघर्ष, एक लंबा संघर्ष, एक इंकलाब के बाद भारत 1947 में और ईरान 1979 में आज़ाद हुआ। शीत युद्ध के दौर में भारत गुटनिरपेक्ष की नीति पर चला, तब ईरान और भारत एक ही खेमे में खड़े थे। भारत की तरह ईरान ने भी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अब समय है लड़ने का। ईरान को अब समय है लड़ने का इजराइल से, और भारत का समय है लड़ने का पाकिस्तान से। क्योंकि कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि आप साथ में नहीं रह सकते, आपको मरना होगा या मारना होगा। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता रोक सकता है चीन, और जैसा कि शनिवार को कहा गया था कि ईरान ने परमाणु वार्ता के लिए साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिका ईरान पर इजराइल के समर्थन कर रहा है। अपने कदम जरूर पीछे हटाए थे अमेरिका ने, लेकिन उन्होंने इजराइल का विरोध नहीं किया था। उन्होंने कहा था हमें पता था कि इजराइल हमले करने वाला है। इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है कि तेहरान अब और सुरक्षित नहीं, अब हम और हमले करेंगे। तो हो सकता है गाइस कि ये आगे चलकर ये वॉर एक बड़ा रूप ले ले, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी असर पड़ेगा, क्रूड ऑयल वगैरह, क्योंकि दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व वाला देश है ईरान, जो कि आगे चलकर शेयर मार्केट में इसका असर पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आगे की न्यूज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।